अस्सलाम वालेकुम। चैप्टर नंबर 20 एक्सरसाइज 20.7 आज लास्ट लेक्चर डिस्कस करेंगे इस चैप्टर का, जो कि लेक्चर नंबर 30 है। क्वेश्चन नंबर बात करेंगे 12 की। क्वेश्चन नंबर 12 में आपको कहता है द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ टू पॉजिटिव नंबर्स इज 100 इफ वन नंबर इज टू मोर देन द अदर फाइंड द नंबर्स। आपको कहता है द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ टू पॉजिटिव नंबर्स इज 100। यानी दो पॉजिटिव नंबर हैं, इस चीज़ को याद रखिएगा। पॉजिटिव नंबर्स की बात कर रहा है, नेगेटिव नहीं कर रहा। तो दो पॉजिटिव नंबर्स हैं और उनके स्क्वायर्स का सम का मतलब, मान लीजिए अगर वो नंबर हम मान करेंगे x और y है, तो x और y का सम नहीं निकालना है, x और y के स्क्वायर्स का सम निकालना है। यानी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की बात कर रहा है, इक्वल है 100 के। फिर कहता है इफ वन नंबर इज टू मोर देन द अदर, यानी मान लीजिए अगर x की बात कर रहा है तो x जो है y से 2 ज़्यादा है, तो हम लिखेंगे x इक्वल टू 2 प्लस वाई। तो देखें, हम जनरली पहले ऐड कर लेंगे द टू नंबर्स आर x एंड y। ठीक है, अब इस कंडीशन की बात करेंगे, जो कंडीशन आपको सवाल में दी गई है। आपको कहता है क्या कंडीशन थी, देख लें। द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ टू, तो सम ऑफ द स्क्वायर्स का मतलब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल आएगा किसके, 100 के। ठीक है, पॉजिटिव नंबर्स बाद में डिस्कस करेंगे इसका क्या यूज़ है। सो आपको कहता है सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द नंबर्स इज 100। फिर दूसरी कंडीशन में क्या कहता है, वन नंबर इज टू मोर देन अदर। तो मान लीजिए हम बात करें x की, तो x जो है y से 2 ज़्यादा है, 2 ज़्यादा है। दो गुना ज़्यादा होता तो मल्टीप्लाई में आ जाता। सिर्फ 2 मोर लिखा हुआ तो इसका मतलब 2 प्लस में लिखूंगा। अगर ये लिखा होता 2 टाइम्स तो यहाँ 2y लिख देता। ठीक है, इस चीज़ का लाजमी ख्याल रखिएगा। x इक्वल टू वाई प्लस 2 है, क्योंकि 2 मोर लिखा है। 2 टाइम्स लिखा होता तो 2y लिख देते हैं। तो ये दो कंडीशंस आ गई हमारे पास, इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 आ गई। अब आपको नजर आ रहा है इक्वेशन 1 यहाँ पर सिंपल है, तो और जो है डायरेक्टली इक्वेशन 2 यहाँ पर आपको सिंपल नजर आ रही है, जो कि डायरेक्ट x की इक्वेशन है। तो इसको उठाकर मैं इक्वेशन नंबर 1 में सब्स्टिट्यूट कर दूंगा तो काम आसान हो जाएगा। सो मैंने लिखा सब्स्टिट्यूटिंग इक्वेशन 2 इन इक्वेशन 1। सो इक्वेशन 1 क्या था, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 100। तो एक्स स्क्वायर की जगह क्या आ गया, एक्स की जो वैल्यू थी इक्वेशन 2 में वो क्या थी, y प्लस 2 थी। तो y प्लस 2 का स्क्वायर आ गया प्लस y का स्क्वायर आ गया इक्वल्स टू 100 आ गया। अब यहाँ a प्लस बी द होल स्क्वायर का फॉर्मूला आएगा, यानी पहले y का स्क्वायर आएगा, फिर प्लस 2 का स्क्वायर 4 आएगा, फिर प्लस 2ab आएगा। 2ab क्या आएगा, y 2 ज़ा 2y और 2 एक फॉर्मूले का आएगा 2ab, यानी 2y ज़ा 2y इंटू 2 4y। ठीक है, तो ये आ गया a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ab क्या था, 2 आया था और 2 से मल्टीप्लाई किया 4y आ गया। फिर प्लस वाई स्क्वायर इसी तरह आ गया इक्वल्स टू 100 इसी तरीके से। अब ये वाई स्क्वायर में वाई स्क्वायर प्लस हो सकता है, ये हो जाएगा 2y स्क्वायर। फिर प्लस 4 इसी तरह रहेगा, प्लस 4y मैंने लिख दिया, प्लस 4 का एंड में लिख दिया। अब इक्वल के बाद बचा 100, इक्वल वाले 100 को इक्वल के यहाँ ले आएंगे, प्लस 100 यहाँ आकर माइनस का 100 करेगा, तो ये बचेगा 2y स्क्वायर प्लस 4y और प्लस 4 माइनस 100। 4 में से 100 माइनस करेंगे, बच जाएगा माइनस का 96, क्योंकि बड़ा नंबर माइनस का है। अब याद रहे वाई स्क्वायर में वाई जमा नहीं हो सकता, वाई में नंबर जमा नहीं हो सकता। तो आपके पास एक क्वाड्रेटिक टाइप की इक्वेशन आ रही है, 2y स्क्वायर प्लस 4y माइनस 96 इक्वल्स टू 0। बट यहाँ आप देखें, अगर 2 सब के अंदर कॉमन नजर आ रहा है आपको, ये भी 2 से डिविजिबल है, ये भी 2 से डिविजिबल है, ये भी 2 से डिविजिबल है, तो हम यहाँ कॉमन लेंगे, जिसको आप कॉमन भी कहते हैं, डिवाइड भी करना कहते हैं। सो मैं लिखूंगा डिवाइडिंग बाय 2, जिससे जो चीज़ डिवाइड हो रही है या जो चीज़ कॉमन आ रही है उससे डिवाइड कर दूंगा। सो चूंकि यहाँ दोनों में सब में 2 कॉमन है, तो पूरी इक्वेशन को मैं 2 से डिवाइड कर दूंगा। 2 से डिवाइड करूंगा, ये 2 कट जाएगा, इसको 2 से डिवाइड करूंगा, 4 डिवाइड बाई 2 हो जाएगा। 96 को 2 से डिवाइड करूंगा तो ये 48 बचेगा। तो देखें, आप चाहें तो इसमें कॉमन ले लें, 2 सबसे कॉमन लें, यहाँ मल्टीप्लाई करें, वहाँ जाकर 0 से डिवाइड करेगा, तो इस तरीके से बच जाएगा। तो मैंने क्या किया, वाई स्क्वायर बचा प्लस 2y बचा माइनस का 48 बचा इक्वल्स टू 0। याद रहे डिवाइडिंग बाय 2 हर तरफ होगा, इधर भी और इधर भी। तो 0 डिवाइड बाई 2 हमेशा 0 ही होता है, इसलिए इस पर भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बट इन सब पे फर्क पड़ेगा। अभी ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, हम इसको क्या करेंगे, इसके फैक्टर्स बना लेते हैं और हम क्या करेंगे, 6 8 ज़ा 48 होता है, यानी 8 माइनस 6 होता है 2 और 8 इंटू माइनस 6 होता है माइनस का 48। तो मिडिल टर्म ब्रेक की हमने 8 माइनस 6 में। अब इन दोनों में कॉमन अगर हम बात करें तो y कॉमन आ रहा है इन दोनों इक्वेशंस के अंदर, तो यहाँ y कॉमन ले लिया, बाकी बच गया y प्लस 8। फिर यहाँ माइनस 6 कॉमन ले लिया और बाकी क्या बच गया, y प्लस 8 बच गया। ठीक है, माइनस जब भी कॉमन लेते हैं हमेशा बाकी टर्म्स जो हैं, बाकी जो वैल्यूज़ हैं, वो उनकी साइन चेंज हो जाती है, जो नेगेटिव है वो पॉजिटिव हो जाती है और जो पॉजिटिव है वो नेगेटिव है। अब ये 2 कॉमन है, इसको मैं एक बार लिख दूंगा और बाकी जो बाहर लिखा हुआ है उसको एक बार लिख दूँ। बाहर y माइनस 6 लिखा है, ऐसे लिख दिया, y प्लस 8 2 ब्रैकेट्स हैं, इनको लिख दिया। सो यहाँ पर अब क्या बच गया आपके पास, y माइनस 6 भी इक्वल टू 0 है, y प्लस 8 भी इक्वल टू 0 है। लिहाजा हम क्या करेंगे, दोनों इक्वल टू 0 है, दोनों को अलग अलग 0 के इक्वल रख देंगे
और इसको भी अलग से 0 लिख दिया और इसको भी अलग से 0 लिख दिया। अब ये -6 वहाँ भेजेंगे तो प्लस का 6 हो जाएगा, इसी तरह +8 वहाँ जाकर माइनस का 8 करेगा। अब यहाँ आपके पास y की दो वैल्यूज आ गई हैं, एक +6 है और एक -8 है। अब यहाँ आपको सवाल के अंदर उसने मेंशन किया था, आपको याद होगा शुरू में हमने बात की थी, आपको कहता था सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ 2 पॉजिटिव नंबर्स, आपको बताया था 2 पॉजिटिव नंबर्स हैं। तो बेटा आपको याद रखना है कि पॉजिटिव नंबर्स का मतलब ये नंबर नहीं हो सकता, क्योंकि उसने सवाल में बता दिया था दोनों नंबर क्या है, पॉजिटिव हैं। इसका मतलब y की जो वैल्यू होगी वो कौन सी वाली होगी, प्लस वाली यूज़ होगी, क्योंकि उसने बता दिया था पॉजिटिव नंबर है। लिहाजा प्लस वाली वैल्यू यूज़ करेंगे, नेगेटिव वाली कभी वैल्यू यूज़ नहीं करेंगे सवाल में। लिहाजा मैं क्या करूँगा, y = 6 को पुट कर दूंगा। मैंने कंडीशन लिख के बता दी, द गिवन नंबर आर पॉजिटिव एज गिवन कंडीशन। लिहाजा ठीक है, ये जो मैंने आपको कंडीशन अभी समझाई आप लिख लीजिएगा लाजमी एक लाइन में। लिहाजा आप पुट करेंगे y की वैल्यू क्या, पुटिंग y = 6 इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 थी x = y + 2, तो y की वैल्यू आपकी 6 आई है। लिहाजा आप y की जगह 6 लिख देंगे और 6 + 2 करेंगे 8 आ जाएगा। ये आपके पास x आ गया 8। लिहाजा आपसे जो 2 नंबर पूछे गए थे, क्या है वो 2 नंबर, पहला नंबर है आपका 8 और दूसरा नंबर है 6। ठीक है ना, आपकी मर्जी 8 और 6 लिखें या 6 और 8 लिखें। तो जो 2 नंबर्स आपसे पूछे गए थे इस क्वेश्चन के अंदर वो क्या है, 8 और 6 है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की, जिसमें आपको कहता है द लेंथ ऑफ द बेस ऑफ द राइट ट्राइंगल एक्सीड द लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर बाय 3। कहता है कि राइट एंगल ट्राइंगल है और उसके अंदर यकीनन आपको पता है जब एक राइट एंगल ट्राइंगल आती है उसमें हमेशा बेस भी आ जाता है, परपेंडिकुलर भी आ जाता है, हाइपोटेनस भी आ जाता है। तो ये तो कंडीशन बनेगी। और उसके बाद आपको क्या कहता है, व्हेन हाइपोटेनस ऑफ ट्राइंगल इज 15, हाइपोटेनस भी आपको दिया 15, बेस और जो परपेंडिकुलर उनका रिलेशन क्या दिया, कहता है बेस जो है परपेंडिकुलर से 3 ज़्यादा है। मान लीजिए अगर कोई एक नंबर 10 है तो ये 10 + 3 13 होगी बेस। ठीक है, बेस जो है परपेंडिकुलर से 3 मोर है, 3 ज़्यादा है और हाइपोटेनस दिया हुआ 15। आपको कहता है फाइंड द बेस एंड परपेंडिकुलर, आपको बताना है बेस और परपेंडिकुलर जो होगा इसमें इस ट्राइंगल का क्या होगा। तो देखें सोल्यूशन लिखेंगे हम, सबसे पहले लेट कर लेंगे कि जो द बेस है उसका नाम रख देंगे x और जो परपेंडिकुलर उसका नाम रख दिया y। हमने क्या किया, सवाल में आपको जो बेस और परपेंडिकुलर की बात की तो आपने बेस को x लेट कर लिया और परपेंडिकुलर को y लेट कर लिया। अब हम बात करते हैं गिवन कंडीशन की। गिवन कंडीशन में पहली कंडीशन क्या बता रहा है, लेंथ ऑफ बेस, यानी x की बात कर रहा है क्योंकि हमने बेस को x माना है। बेस लेंथ ऑफ बेस इज एक्सीड द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर, यानी कि जो परपेंडिकुलर की लेंथ उससे 3 जो है एक्सीड करता है। एक्सीड का मतलब बढ़ जाता है, तो इसका मतलब ये कह रहा है x जो है यानी बेस जो है वो y से 3+ है, यानी y + 3 है। ठीक है, बेस की बात कर रहे हैं, बेस इज एक्सीड द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर बाय 3, यानी बेस जो है परपेंडिकुलर से 3 ज़्यादा है। तो इसलिए मैंने x = y + 3 लिख दिया, क्योंकि बेस को हम x कह रहे हैं और परपेंडिकुलर को y कह रहे हैं। लिहाजा मैं इसको x = y + 3 लिखूंगा। ये हो गई पहली इक्वेशन। अब दूसरी इक्वेशन को समझने के लिए ज़रा आपको कंसंट्रेट करना पड़ेगा। कह रहा है हाइपोटेनस इज 15। अच्छा, इस सवाल में एक और चीज़ याद रखिएगा, इस सवाल के अंदर बुक में एक मिस्टेक है। बुक में यहाँ पर आपकी जो हाइपोटेनस की जो वैल्यू है ये 15 मैंने अभी करेक्शन करके लिखी है, जो सही वैल्यू है 15। बुक में आई गेस इसकी कोई और वैल्यू लिखी हुई थी और वो रॉन्ग वैल्यू है, तो आप इसकी करेक्शन लाजमी कर लीजिएगा बुक में भी। और बुक के अंदर इसकी वैल्यू थी 34, यहाँ पर बुक के अंदर करेक्शन आप कर लीजिएगा। बुक में उसने हाइपोटेनस कितना आपको दिया हुआ है, 34 दिया हुआ है, जो गलत है। ये क्वेश्चन में भी करेक्शन कर लीजिएगा, ये 15 के बजाय बुक में क्या दिया हुआ 34, तो ये 34 काट के 15 लिख लीजिएगा, सबसे पहले करेक्शन कीजिएगा। अब जो हाइपोटेनस आपको बता रहा है ट्रायंगल का कितना है 15, तो आपको एक चीज़ पता होनी चाहिए कि हाइपोटेनस आपको दिया हुआ है 15। अब हाइपोटेनस को हमेशा हम क्या लिखते हैं, पाइथागोरस थ्योरम की मदद से। हम एक जनरल सा फॉर्मूला यहाँ डिस्कस कर रहे हैं, फिलहाल हम पाइथागोरस थ्योरम की डिटेल में नहीं जाएंगे। आपको बस इतना पता होना चाहिए कि हाइपोटेनस को आप x² + y² के ऊपर स्क्वायर रूट लगा के लिखते हैं। ठीक है ना, रेडिकल के अंदर आप लिख देंगे x² + y², तो ये हमेशा आपका क्या बन जाएगा, हाइपोटेनस बन जाता है जनरली। तो आपको हाइपोटेनस दिया हुआ है 15, लिहाजा में हाइपोटेनस का एक जनरल सा फॉर्मूला आपको याद रखना है हमेशा क्या होता है, स्क्वायर रूट के अंदर x² + y²। इसलिए मैंने हाइपोटेनस की जगह स्क्वायर रूट में x² + y² लिख दिया और इक्वल लिख दिया 15 के। ये एक जनरल फार्मूला आप याद रखिएगा, मैंने बनाया आपके लिए। इस कंडीशन में बहुत सी कंडीशन में यूज़ हो सकता है, और सवालों में भी जब भी आपको राइट एंगल ट्रायंगल बोलेगा, हाइपोटेनस की बात करेगा, तो आप उसकी जगह फार्मूला लिख सकते हैं स्क्वायर रूट के अंदर x² + y², और इक्वल टू 15 दिया हुआ मैंने ऐसे लिख दिया। अब मसला ये, रेडिकल वाली इक्वेशन हम सॉल्व करेंगे तो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा सवाल, तो मैं इस रेडिकल को ख़त्म करने के लिए क्या करूँगा, स्क्वायरिंग ऑन
बोथ साइड कर दूंगा तो स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करने से क्या फायदा होगा, रेडिकल खत्म हो जाएगा। तो देखिए जब मैंने दोनों तरफ स्क्वायर लिया तो इस स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बचेगा, और 15 का स्क्वायर जब निकालेंगे तो 15 इंटू 15 आ जाएगा 225। इसको हम नाम दे देंगे इक्वेशन 2 का। ये अब इक्वेशन सिंपल हो गई, इसको हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं, जबकि इसको जो है करना काफ़ी मुश्किल था, लिहाजा मैंने इसको इक्वेशन 2 का नाम दे दिया। इक्वेशन 1 हमें सवाल में जो दी हुई थी मैं यहाँ दोबारा लिख देता हूँ। पहली जो हमने कंडीशन लिखी थी कि बेस जो है परपेंडिकुलर से 3 ज़्यादा है, तो उसको इक्वेशन 1 नाम दे दिया। अब देख लेंगे दोनों में सिंपल इक्वेशन कौन सी, इक्वेशन नंबर 1 है। इक्वेशन 1 को मैं उठाकर यहाँ पर इक्वेशन 2 में सब्स्टिट्यूट कर दूंगा तो हमारा काम आसान हो जाएगा। सो मैं यहाँ लिखूंगा सब्स्टिट्यूटिंग इक्वेशन 1 इन इक्वेशन 2। इसको x की जो वैल्यू है y प्लस 3 वो उठाकर यहाँ पर एक्स स्क्वायर की जगह क्या लिख दूंगा, y प्लस 3 का होल स्क्वायर लगा दूंगा, क्योंकि x की जगह उसकी वैल्यू आप पुट कर देंगे इस इक्वेशन में, तो हमारा काम आसान हो जाएगा। सो देखें एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 225 था, तो x की जगह उसकी वैल्यू लिख दी मैंने जो इक्वेशन बनाई है, y प्लस 3 का स्क्वायर तो प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 225। तो देखें y प्लस 3 का स्क्वायर का मतलब a प्लस बी का होल स्क्वायर का मतलब होगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो y का स्क्वायर आएगा y स्क्वायर, फिर प्लस 3 का स्क्वायर आएगा 9, फिर प्लस 2, और ab का मतलब क्या होगा 3y। ab आ गया 3y, जब इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 3 जा 6y। ठीक है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 2ab कैसे आया, 3y जा 3y, और 2 से मल्टीप्लाई किया 6y हो गया। फिर प्लस वाई स्क्वायर अपनी जगह वापस आया इक्वेशन का, इक्वल टू 225 वापस आ गया, जो इक्वेशन में ये एक्स स्क्वायर की जगह लिखा है, बाकी वाई स्क्वायर और 225 अपनी जगह आ गया। अब वाई स्क्वायर में आप वाई स्क्वायर प्लस करेंगे 2y स्क्वायर हो जाएगा, फिर प्लस 6y इसी तरह रहा, प्लस 9 को यहाँ करके लिख दिया, इक्वल बचा 225 के। अब इक्वल के 225 को वहाँ भेज देंगे तो माइनस का 225 करेगा वहाँ जाकर, और आप देख सकते हैं 2y स्क्वायर प्लस 6y में कोई चेंजिंग नहीं होगी, बट 9 में से 225 जब आप माइनस करेंगे तो ये माइनस के 216 बच जाएंगे। ठीक है ना, आप इसको इसमें से माइनस करेंगे 216 बच गए, दो के बड़ा नंबर माइनस का है इसलिए माइनस इसके साथ आ गया। अब आप दोबारा देखें तो ये 2 से डिविजिबल है, ये भी 2 से डिविजिबल है, और ये भी 2 से डिविजिबल है। इसका मतलब यहाँ 2 कॉमन आ रहा है, तो हम इसको डिवाइडिंग बाय 2 लिख सकते हैं या कॉमन लिख लें, जैसे आपको आसानी लगे। ज़्यादा बेहतर है डिवाइडिंग बाय 2 लिख लिया करें, जो भी डिवाइड हो रहा हो यानी कॉमन आ रहा है उसको डिवाइडिंग कर लिया करें, ज़्यादा बेहतर है। सो जब इसको 2 से डिवाइड करूँगा वाई स्क्वायर बचेगा, इसको 2 से डिवाइड करूँगा 3 बचेगा, इसको 2 से डिवाइड करूँगा 108 बच जाएगा। तो देखें साइंस ऐसे ही रही, जिसकी जो साइंस वही रही, बाकी डिवाइड बाय 2 करने के बाद इक्वेशन आ गई वाई स्क्वायर प्लस 3y माइनस 108 इक्वल्स टू 0। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसके हम क्या बनाएंगे, फैक्टर बनाएंगे। अगर आपको इसके फैक्टर बनाना मुश्किल लग रहे हैं तो आप यहाँ क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी लगा सकते हैं, ठीक है ना। बाकी हम बात करें तो ये जो है 8 के टेबल में आप देख सकते हैं ये आता है 9 के टेबल में 12 टाइम्स। ठीक है, 9 को 12 से करेंगे तो 108 आ जाएगा, और 12 में से 9 माइनस करेंगे 3 बचेगा। ठीक है ना, तो 12 इंटू 9 आप मल्टीप्लाई करें, 9 10 90 होता है, और 18 उसमें प्लस करेंगे 108। तो 12 और 9 इसके फैक्टर बनेंगे, मिडिल टर्म ब्रेक करेंगे अगर 3 को हम, तो 12y माइनस 9y बनता है। आप इसको अगर बड़े नंबर आपको बड़े नंबर आ जाएं तो आप इसमें बजाय सोचने की आप कोशिश करें फ़ौरन वहाँ राइट अपना क्वाड्रेटिक इक्वेशन यूज़ कर लें ताकि आपका टाइम बच जाए। तो यहाँ हमने मिडिल टर्म ब्रेक की, 3y को 12y माइनस 9y लिखा, बाकी ऐसे ही लिख दिया। इन दोनों के अंदर आप देख सकते हैं y कॉमन है तो y कॉमन लिया, बाकी बच गया, यहाँ पर 1y बच गया, फिर प्लस, यहाँ y कॉमन निकल गया, बाकी 12 बच गया। यहाँ तीसरा नंबर माइनस है तो माइनस कॉमन आएगा, 9 है तो 9 के टेबल में दोनों आते हैं, 9 कॉमन ले लिया, माइनस कॉमन लेने से सबकी साइन बदल जाएगी, ये भी प्लस का हो जाएगा, ये भी प्लस का हो जाएगा, और 9 के टेबल में 108 आता है 12 टाइम्स, यानी 108 को 9 से डिवाइड करेंगे 12 आ जाएगा। ये दो ब्रैकेट हमेशा कॉमन आते हैं, एक जैसे आते हैं, लिहाजा और बाकी जो बाहर बचता है उसको भी एक ब्रैकेट बना के लिखते हैं। बाहर बचा y माइनस 9 और यहाँ बचा था y प्लस 12 इक्वल टू 0, लिहाजा मैंने दोनों इक्वेशंस लिख दी। और अब हम क्या करेंगे, दोनों चूंकि इक्वल टू 0 दोनों को अलग अलग करके 0 लिख देंगे। y माइनस 9 को भी इक्वल टू 0 लिख दिया, y प्लस 12 को भी इक्वल टू 0 लिख दिया। तो अब यह क्या करेंगे, ये माइनस 9 वहाँ जाकर प्लस 9 हो जाएगा, ये प्लस 12 वहाँ जाकर माइनस 12 हो जाएगा। तो यहाँ पर y की आपके पास दो वैल्यूज़ आ गई, एक 9 आई है और एक माइनस का 12 आई है। और यहाँ हम बात करेंगे दोबारा से, दो लेंथ्स आ गई हैं, दो, यानी क्योंकि हम बात करें एक ट्रायंगल की, ट्रायंगल में ज़ाहिर सी बात है हम बेस या परपेंडिकुलर की लेंथ की बात कर रहे हैं, और ये चूंकि y है, y का नाम हमने परपेंडिकुलर रखा था, तो आपको पता है लेंथ कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती है ना। कभी भी हम बात करें लेंथ कभी भी माइनस में नहीं होगी, आपने कभी भी नहीं सुना होगा माइनस का 5 मीटर, माइनस का 10 मीटर, लेंथ नेगेटिव नहीं होती, लेंथ हमेशा पॉजिटिव होती है। लिहाजा इसका मतलब y इक्वल टू माइनस 12 मेरा आंसर नहीं हो सकता कभी भी, y इक्वल टू 9 मेरा आंसर होगा। लिहाजा मैं क्या करूँगा, सो पुटिंग y इक्वल टू 9 इन इक्वेशन 1। अब मैं इक्वेशन 1 के अंदर क्या कर दूंगा, जो आपकी वैल्यू है y की
9 जो आई थी उसको पुट कर दूंगा। सो हमारी इक्वेशन 1 क्या थी, x इक्वल टू वाई प्लस 3 थी, लिहाजा मैं क्या कर दूंगा, अब यहाँ पर y की जगह मैंने उसकी वैल्यू पुट कर दी 9 फिर प्लस 3, फॉर्मूले का जो था वो लिख दिया। इक्वेशन जो थी x इक्वल टू वाई प्लस 3, y की जगह 9 आ गया प्लस 3, x की वैल्यू आ गई 12। यहाँ पर x निकला है 12 जबकि y निकला है 9। अब हम बात करेंगे हमसे फाइनली पूछा क्या गया था, हमसे पूछा गया था बेस कितनी है, हमने नाम रखा था बेस का x। सो हमने यहाँ बात की लेंथ ऑफ बेस, बेस की लेंथ कितनी आई है 12 आई है क्योंकि x हमने बेस का नाम रखा था, और जो लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर आई है वो 9 आई है क्योंकि हमने y नाम रखा था उसका, तो x का आंसर 12 है। x हमने बेस को कहा था, लिहाजा लेंथ जो बेस की होगी वो 12 होगी, या लेंथ जो परपेंडिकुलर की होगी वो 9 होगी। सवाल में आपको देखें बताया भी था लेंथ जो है वो बेस से बेस जो है वो परपेंडिकुलर से 3 ज़्यादा है, तो देखिए 9 है तो 9 प्लस 3 12 है, ठीक है ना। यहाँ यूनिट हम कोई भी नहीं लिख रहे क्योंकि सवाल में भी कोई यूनिट आपको मेंशन नहीं किया, सेंटीमीटर है या मिलीमीटर जो भी है, नॉर्मली सेंटीमीटर ही होता है, तो इसलिए आप यहाँ यूनिट कोई भी नहीं लिखेंगे, इसके साथ सेंटीमीटर नहीं लिखेंगे। अगर सवाल में सेंटीमीटर लिखा होगा तो आप सेंटीमीटर लिखेंगे, अगर कुछ नहीं लिखा होगा तो आप कुछ भी लिखें। तो लेंथ ऑफ द बेस जो है वो 12 आ गई और लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर आ गई 9। ये इस तरीके से हमने चैप्टर नंबर 20 भी आज कंप्लीट कर लिया, एक्सरसाइज 20.7 भी कंप्लीट कर लिए। अब बाकी जो क्वेश्चंस हैं उनकी आप कोशिश कीजिएगा प्रैक्टिस करने की, बट जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेड हैं आने के लिए वो मैंने आपको करवा दिए। बाकी आप चाहे ज़रूर इससे रेलेवेंट हैं उनकी प्रैक्टिस आप ज़रूर कीजिएगा।